हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाई जी लॉ क्लासेस। आज की वीडियो में हम रेटिफिकेशन को समझेंगे और रेटिफिकेशन क्या होता है उसको देखेंगे और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जानेंगे इस वीडियो में, और जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उसको भी साथ में कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रेटिफिकेशन क्या होता है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी अपने क्रिएशन ऑफ एजेंसी के वीडियो में कवर किया हुआ है। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो उस वीडियो को जाके देखें। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं रेटिफिकेशन का। तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूवल देना, किसी चीज़ का कंफर्मेशन देना, किसी प्रीवियस एक्ट का कंफर्मेशन देना। मान लीजिए आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया और एजेंट ने आपकी अथॉरिटी के बिना कोई काम कर दिया, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या ये काम जो हुआ है क्या आप उसको अप्रूवल देते हैं, क्या ये काम आपकी अथॉरिटी के बिना हुआ है, तो जो आपके पास ऑप्शन है रेटिफाई करने का, यस और नो में, इसी को रेटिफिकेशन कहते हैं। और इसके क्या प्रोविजंस हैं इसका सेक्शन 196 में दिया गया है। तो चलिए 196 देखते हैं। 196 राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। आइए पढ़ते हैं। Where acts are done by one person on behalf of another, but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such acts. If he ratifies them, the same effect will follow as if they had been performed by his authority. जो मैंने अभी बताया वही सेक्शन 196 में बताया गया कि अगर एक पर्सन ने किसी और पर्सन के बिहाफ में कोई एक्ट कर दिया है जो कि जिसके बिहाफ में किया गया उसके नॉलेज में ही नहीं है और उसके अथॉरिटी से किया ही नहीं गया है, तो जब उस पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, उसको बुलाया जाता है कि भैया इस काम को रेटिफाई करो कि तुम्हारी परमिशन से हुआ या कि तुम क्या चाहते हो उसको रेटिफाई करो। तो अगर वो इस चीज़ को रेटिफाई कर देता है कि हाँ, इस चीज़ को अथॉरिटी दे देता है कि ठीक है ये काम मेरी परमिशन से होता है और इसको मैं ऑथोराइज करता हूँ, अगर उसने रेटिफाई कर दिया, द सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म बाय हिज अथॉरिटी। तो जो भी काम हुआ है उसका सेम इफेक्ट होगा, वैसा ही इफेक्ट होगा जो कि तब होता जबकि वो काम जो अनऑथोराइज काम हुआ है वो तब होता जब अथॉरिटी में रह के करता। ठीक है, 196 में यही बताता है कि अगर एक पर्सन ने किसी और पर्सन के बिहाफ में कोई काम किया है जो कि जिसके लिए किया गया है उसकी नॉलेज में ही नहीं है, उसकी अथॉरिटी से नहीं किया गया है, तो अगर वो पर्सन उस काम को रेटिफाई कर देता है तो उसका रिजल्ट वही होगा जो कि तब होता जब वो काम अथॉरिटी में रह के किया गया होता। यानी कि अब प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा, जो कुछ भी एजेंट ने किया है उसके लिए अब प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा। अगर वो रेटिफाई नहीं करता तो नहीं होता। ठीक है, उनके पास पावर होती है कि या तो उसको रेटिफाई कर दे या तो उसको हटा दे। किसके पास? प्रिंसिपल के पास। आगे पढ़ते। इट मीन्स दैट द रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट व्हेन द एक्ट वाज डन बाय द एजेंट एंड नॉट टू द डेट व्हेन द प्रिंसिपल रेटिफाइड द एक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस दिन जिस वक्त एजेंट कोई काम करता है किसी और के बिहाफ में और कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, कोई एग्रीमेंट कर लेता है विदाउट द अथॉरिटी, अनऑथोराइज्ड एक्ट माना जाएगा वो, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट के लिए ऑथोराइज्ड ही नहीं था, तो वो काम अनऑथोराइज्ड माना जाएगा। लेकिन अगर बाद में जो प्रिंसिपल है जिसके बिहाफ में वो काम किया गया है उसने उस काम को रेटिफाई कर दिया, तो फिर वो जो रेटिफिकेशन हुआ है, जो एक्ट हुआ था, वो बाइंड हो जाएगा उस दिन से, वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हो जाएगा उस दिन से जिस दिन एजेंट ने वो काम किया था। ध्यान रखना, मैं एग्जांपल के तौर से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि 10 तारीख को एक पर्सन ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में, जो अथॉरिटी नहीं थी एक काम करने की, किसी कंपनी से गुड्स के परचेज के लिए ऑर्डर दे दिए। एक कंपनी से गुड्स के परचेज के लिए ऑर्डर दे दिए जो करने की उस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं थी। किस तारीख को? 10 तारीख को। और जब 15 तारीख आई, 15 तारीख को जो प्रिंसिपल था उससे बात कही गई कि ये गुड आपके नाम से आ रहे हैं। 15 तारीख को अब प्रिंसिपल ने इस चीज़ को रेटिफाई किया, इस चीज़ को रेटिफाई कर दिया और उसने कहा कि ठीक है ये चीज़ मैंने अथॉरिटी में मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है आप उसकी डिलीवरी ले लो। तो 15 तारीख को किया गया, 10 तारीख को एजेंट बिना अथॉरिटी की जो कि परचेज का ऑर्डर है वो दे चुका है कंपनी को।
तो रेटिफिकेशन कब हुआ है? 15 तारीख को। लेकिन पहले का जो एक्ट था वो तो अनऑथराइज था ना, अगर वो रेटिफाई नहीं करता तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो जाता, खत्म हो जाता, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की कोई पावर ही नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो रेटिफाई हो गया, प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर दिया, और रेटिफिकेशन कहाँ जाएगा? उसी दिन से बाइंड कर जाएगा जिस दिन से एजेंट ने वो परचेज किया था। यानी कि 10 तारीख वाला कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो अभी तक वॉइड चल रहा था, नल चल रहा था, जब तक रेटिफाई नहीं हुआ था, रेटिफाई करते ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब वो जो कंपनी है उसको वो चीज़ डिलीवर करनी होगी और एजेंट को जो भी पेमेंट वगैरह है वो करनी होगी। लेकिन अगर रेटिफाई नहीं होता, अगर वो परचेज सर्टिफाई नहीं होती प्रिंसिपल के द्वारा, तो वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जो एजेंट ने अनऑथराइजली किया था वो वॉइड होता, वो नल होता। ठीक है, यही बताता है। आगे क्या है? हेंस एजेंसी इज डीम्ड टू हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम व्हेन द एजेंट फर्स्ट एक्टेड एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल रेटिफाइड द एक्ट। तो एजेंसी कब क्रिएट हो गई? जिस वक्त एजेंट ने वो काम किया था, जब वो अनऑथराइज था उस काम को करने के लिए, ना कि तब जब उसको अथॉरिटी मिल गई उस काम को करने के लिए। ठीक है, मैंने इसको अभी बताया था एग्जाम्पल के तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें 2 केस आते हैं। अब हम इसको जो केसेस हैं उनको पढ़ते हैं। बोल्टन पार्टनर्स वर्सेस लैम्बर्ट 1889 का केस है, इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे क्या होता है? द डिफेंडेंट मेड एन ऑफर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु हैविंग नो अथॉरिटी टू डू सो एक्सेप्टेड द ऑफर दैट गिव्स द कंपनी। पहले इतना बताता हूँ कि जो डिफेंडेंट है उसने एक ऑफर किया मैनेजिंग डायरेक्टर को, ऑफ जो कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, कुछ सेल के लिए, कुछ परचेज के लिए कोई ऑफर किया जिसके पास ऑफर एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी नहीं थी। अब क्या हुआ? दैट गिव्स द कंपनी एन ऑप्शन टू रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के पास अथॉरिटी तो थी नहीं उस ऑफर को एक्सेप्ट करने की। अब कंपनी को यह ऑप्शन मिल गया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करे, तो अप्रूव करे, है ना, मतलब अप्रूव करे। बट द कंपनी रेटिफाइड ओनली आफ्टर द डिफेंडेंट हैड विथड्रॉन हिज ऑफर। अब क्या हुआ? कंपनी ने रेटिफाइड तो किया, उस काम को अप्रूवल तो दिया, मगर तब दिया जब डिफेंडेंट ने ऑलरेडी उस ऑफर को विथड्रॉन कर लिया, मतलब वापस ले लिया उस कंपनी से, उस मैनेजिंग डायरेक्टर से उस ऑफर को विथड्रॉन कर लिया, वापस ले लिया। द कंपनी सूट द डिफेंडेंट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब कंपनी ने डिफेंडेंट को सूट कर दिया उस काम के, उस ऑफर के परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हमने भाई क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि एक बार ऑफर देने के बाद अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आप उसको वापस नहीं कर सकते, उसको रिवोक नहीं कर सकते। उसका रिवोकेशन का भी एक तरीका होता है। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, वरना आपको कंपनसेशन या जो भी लायबिलिटी आपकी बनी उनको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? द कंपनी वॉज हेल्ड इंटाइटल टू इट। जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कंपनी सू किया, अब वो उसके लिए इंटाइटल्ड है, यानी कि अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकती है मैनेजिंग डायरेक्टर जिस कंपनी से उसने लिया। The company's ratification related back to the date on which the managing directors first accepted the offer. और पॉइंट क्या दिया गया? पॉइंट ये दिया गया कि जिस दिन मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस परचेज को, उस ऑफर के एक्सेप्टेंस को रेटिफाई किया, उसी दिन से जब उस ऑफर की एक्सेप्टेंस मिली थी, उस काम को बाइंड कर दिया, उस काम को एक अथॉरिटी दे दी। द कंपनी सर्टिफिकेशन रिलेटेड बैक टू द डेट ऑन विच द मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, तो इस पॉइंट से इसलिए इन्होंने ये पॉइंट कहा है क्योंकि अभी तक जब तक रेटिफिकेशन नहीं हुआ था तब तक तो वहाँ पे कोई भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं ना, क्योंकि उसके पास तो पावर ही नहीं थी एक्सेप्ट करने की। तो जो डिफेंडेंट था वो अपना ऑफर वापस ले सकता था, लेकिन कंपनी कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिस दिन आपकी रेटिफिकेशन हो गई उस दिन जो पावर है अब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जिस दिन मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसके लिए आपको ऑफर को एक्सेप्ट किया था उस दिन से ही बाइंड हो जाएगा, और जब बाइंड हो गया तो आप भी बाइंड है अपने परफॉर्मेंस को, अपने प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करने के लिए। दस देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डिफेंडेंट फ्रॉम दैट डे। अब वहाँ पे कंपनी का ही परफॉर्मेंस, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर का। जिस दिन मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक्सेप्टेंस की अब उस दिन से रेटिफिकेशन के बाद अब उसी दिन से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैनेजिंग डायरेक्टर से नहीं, अब वो हो गया कंपनी से, डायरेक्ट कंपनी से डिफेंडेंट तक। जो पहले क्या था मैनेजिंग डायरेक्टर से डिफेंडेंट तक, अब रेटिफिकेशन के बाद हो गया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से डिफेंडेंट के बीच में। ठीक है ना, इसलिए जो कंपनी है वो बाउंड है।
द डिफेंडेंट रिवोकेशन ऑफ हिज ऑफर वॉज इनफेक्टिव। तो जब भैया कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट और कंपनी के बीच में डायरेक्ट हो गया, जो डिफेंडेंट का रिवोकेशन है बाद में एक्सेप्ट होने के बाद, वो इनइफेक्टिव हो गया। अब आपको उस चीज़ की परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट केस था बोल्टन पार्टनर वर्सेस लैम्बर्ट 1889, इसको आप लोग फिर से पढ़िएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इस केस की बहुत ही आलोचना हुई। दिस केस हैज़ बीन, द डिसीजन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड। आगे देखते हैं कि क्या हुआ। वॉटसन डेविस और वॉटसन वर्सेस डेविस का केस आया 1931 में, जो कि बिल्कुल इसके जजमेंट से अपोजिट था। ठीक है, ये बोल्टन पार्टनर वर्सेस केस लैम्बर्ट, आई सपोज कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ वॉटसन वर्सेस डेविस के केस में। द डिफेंडेंट ऑफर टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। जो डिफेंडेंट है उसने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करने का ऑफर दिया। एक चैरिटी को अपना प्रॉपर्टी सेल करने का ऑफर दिया डिफेंडेंट ने। द ऑफर वॉज एक्सेप्टेड बाय फ्यू मेंबर्स ऑफ द बोर्ड सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय फुल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। और जो उस ऑफर का एक्सेप्टेंस है वो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया जो कि जिनके बाद उस चीज़ का अप्रूवल बोर्ड की फुल मेंबर को देना पड़ेगा। जो कि एक्सेप्टेंस हुआ था वो बोर्ड की फुल मेंबर से नहीं हुआ था, बल्कि उन मेंबर से हुआ था जो कि सब्जेक्टेड हैं, जिनके अप्रूवल को एक और अप्रूवल चाहिए, कमेटी की पूरी फुल मेंबर की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, द डे ऑन विच द बोर्ड वाज टू मीट, जिस दिन भी बोर्ड की मीटिंग होनी थी इस चीज़ के रेटिफिकेशन के लिए, इस चीज़ के अप्रूवल के लिए, द डिफेंडेंट विदड्रॉस हिज ऑफर, उसी दिन डिफेंडेंट ने अपना जो ऑफर था वो वापस ले लिया। द बोर्ड रेटिफाइड इट, बाद में बोर्ड ने इस अप्रूवल को अप्रूवल दिया। द बोर्ड रेटिफाइड इट एंड बॉट एन एक्शन फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और एक सूट फाइल कर दी जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए थी, जो पहले डिफेंडेंट ने ऑफर दिया था कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को सेल करने का ऑफर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसका जजमेंट। द रेटिफिकेशन वॉज हेल्ड टू बी टू लेट एंड द रिवोकेशन वॉज इफेक्टिव। कंपेयर करते चलिएगा, पहले वाले केस में क्या हुआ था, इनइफेक्टिव बता दिया गया था, रिवोकेशन जो है इनइफेक्टिव बता दिया गया था। लेकिन इस केस में क्या हो गया, द रेटिफिकेशन वॉज हेल्ड टू बी टू लेट, रेटिफिकेशन हुआ वो बहुत ही लेट हुआ, एंड द रिवोकेशन वॉज इफेक्टिव, और जो रिवोकेशन हुआ उसको इफेक्टिव माना गया। यानी कि रेटिफिकेशन के पहले ही अगर किसी पर्सन ने उस जो भी अपना ऑफर दिया था उसको रिवोक कर लिया, उसको वापस ले लिया, तो अब जो भी रेटिफिकेशन बाद में किया गया वो इफेक्टिव नहीं रहा, वो कि बहुत ही लेट हो गया है। और इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, द रेटिफिकेशन वॉज हेल्ड टू बी टू लेट एंड द रिवोकेशन इफेक्टिव। आगे पढ़ते हैं। मॉर्गन जे सेड एन एक्सेप्टेंस बाय एन एजेंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एन एक्सेप्टेंस बाय एन एजेंट subject in express terms to ratification by his principal is legally a nullity until ratified। क्या कह रहा है कि अगर एक एजेंट ने किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस किया है जो कि सब्जेक्ट है, मतलब कि उस जो अप्रूवल किया गया एजेंट द्वारा, उस चीज़ को एक फर्दर अप्रूवल चाहिए बाय इस प्रिंसिपल, उस चीज़ को लीगली एक और फर्दर अप्रूवल चाहिए, किससे, उसके प्रिंसिपल से। और जब तक कि उसका अप्रूवल नहीं मिल जाता, जब तक कि वो रेटिफाइड नहीं हो जाता, तब तक कि वो एक्सेप्टेंस जो है नल है, खाली है, वॉइड है, नल है बिल्कुल। एंड इज नो मोर बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टी देन एन अनएक्सेप्टेड ऑफर विच कैन ऑफ कोर्स बी विदड्रॉन बिफोर एक्सेप्टेंस। जब तक कि हमने क्या बताया कि अगर एक एजेंट ने एक एक्सेप्टेंस ले लिया है जो कि फर्दर अप्रूवल चाहिए किसके, प्रिंसिपल के द्वारा, और जब तक इस चीज़ का रेटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक ये एक्सेप्टेंस बाउंड नहीं करता, एक्सेप्टेंस नल है, वॉइड है, एंड देयर इज़ नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और ये ऑफर जो है अनएक्सेप्टेड ही रहा। जब तक कि आपका रेटिफिकेशन नहीं हुआ तब तक ये ऑफर अनएक्सेप्टेड रहा, और जब तक कि ऑफर अनएक्सेप्टेड है तब तक आप उसको विदड्रॉन कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। अगर आपने रिवोक किया तो जो भी सामने वाले की कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो भी उसको नुकसान हुआ। ठीक है ना, ये इस केस में कहा गया। तो ये दोनों ही केस कॉन्ट्राडिक्ट केस है, कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, और ये दोनों ही केस इंपॉर्टेंट हैं, बोल्टन पार्टनर वर्सेस लैम्बर्ट और वॉटसन वर्सेस डेविस।
तो अब रेटिफिकेशंस की हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब हम उनको जानते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट, act on behalf of another person. The acts done by an agent on behalf of another person can only be ratified. Thus, the acts done by the agent in his own name can't be ratified. यानी कि अगर एजेंट ने किसी और के बिहाफ में कोई काम किया है, सिर्फ तभी वो एक्ट जो है रेटिफाई किया जा सकता है। अगर एजेंट ने कोई भी काम अपने नाम पे कर दिया और अपने माइंड में ये चीज़ लेके बैठा कि वो जो काम कर रहा है वो तो अपने प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर उसने काम अपने नाम से कर दिया, भले ही वो अपने मन में सोच रहा है कि जो काम कर रहा है वो अपने प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, तो वहाँ पे भी वो एक्ट रेटिफाइड नहीं हो सकता अगर उसने कोई भी काम अपने नाम से कर दिया है। तो पहली कंडीशन, एक्ट ऑन बिहाफ, किसी और के बिहाफ में काम होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द फेमस केस किंगले मैक्सेस्टेट एंड को वर्सेस ड्यूरेंट। एक इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही फेमस केस है, अब हम इसको देखते हैं। KM and company authorized their agent to buy Karachi wheat at specified rate on their joint account. Wheat was not obtainable at those rate. यानी कि कंपनी ने एक एजेंट को ऑथराइज किया, एक एजेंट को लिया टू बाय कराची वीट्स को खरीदने के लिए एक स्पेसिफाइड रेट्स पे। मगर क्या हुआ, वो वीट्स जो हैं वो उन रेट्स पे अवेलेबल नहीं थे। ही बाउट वीट फ्रॉम ड्यूरेंट एट हायर रेट पे उसने ड्यूरेंट से वीट ले लिया। ही डिड सो इन द होप एंड कॉन्फिडेंस दैट दिस एक्ट वुड बी अडॉप्टेड बाय द प्रिंसिपल, बट ही नेवर मेंशन द प्रिंसिपल एंड कॉन्ट्रैक्टेड हिज ओन नेम। उसने क्या किया, उसने उन वीट्स को हायर रेट्स पे ड्यूरेंट से ले तो लिया इस उम्मीद में कि उसकी ये काम प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि उसका काम रेटिफाई अप्रूवल मिल जाएगा। मगर उसने कभी भी प्रिंसिपल को मेंशन नहीं किया और उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो अपने नाम से कर दिया। द प्रिंसिपल अप्रूव द परचेज, बट व्हेन द प्राइस ऑफ व्हीट फेल रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी। प्रिंसिपल ने उस परचेज को तो अप्रूवल दे दी, मगर जब उस वेट के दाम गिर गए तब रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी लेने से। पहले तो इन्होंने परचेज जो की उसको तो ठीक है, इन्होंने अप्रूवल दे दी, मगर जब वेट के प्राइस ही गिर गए तब इन्होंने उस डिलीवरी को लेने से मना कर दिया उन वेट्स की। ड्यूरेंट सूड द एजेंट एंड द प्रिंसिपल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर ड्यूरेंट ने क्या किया, परफॉर्मेंस के लिए एजेंट को प्रिंसिपल दोनों को ही सू कर दिया। बट द प्रिंसिपल वर हेल्ड नॉट लाइबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल यहाँ पे लाइबल नहीं हुआ। क्यों? द एजेंट हैविंग कॉन्ट्रैक्टेड इन हिज ओन नेम, his act was not open to anybody's certification and therefore the purported ratification was ineffective. यहाँ पे हुआ था ना कि प्रिंसिपल ने परचेज को अप्रूवल दे दी थी। अब देखिएगा, प्रिंसिपल यहाँ पे लाइबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट किया था और अपने नाम से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और के रेटिफिकेशन के लिए ओपन नहीं होता। यानी कि आपने अगर कोई काम किया और आप ये कहते कि आप मेरे काम को रेटिफाई करें, तो ऐसा है नहीं। जब तक आप जिससे रेटिफाई करवाना चाहते हो उस एक्ट को, उसके बिहाफ में काम ना किया हो, अपने बिहाफ में काम किया, तो कोई भी पर्सन, नेक्स्ट पर्सन आपके काम को रेटिफाई नहीं कर सकता। एंड देयरफॉर जो लिखा हुआ है ना कि पहले परचेज को जो इन्होंने रेटिफाई कर दिया था, देयरफॉर द पर्पल्टेड रेटिफिकेशन वाज इनइफेक्टिव। उस रेटिफिकेशन का जो भी परचेज का रेटिफिकेशन प्रिंसिपल ने कर दिया था वो इनइफेक्टिव हो गया, अमान्य हो गया। ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं अपने दूसरी रिक्वायरमेंट पे, जो कि है फुल नॉलेज, जो आपका सेक्शन 198 बताता है। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन whose knowledge of the facts of the case is materially defective। अगर कोई पर्सन जिसको रेटिफाई करने के लिए इलेक्ट किया गया हो और उसके साथ फैक्ट्स में बताने में छेड़छाड़ की गई हो, यानी कि करना कुछ है और बताया कुछ है उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे जो हमारा रेटिफिकेशन वो पर्सन देगा जिससे बातें छुपाई गई है, बातें तोड़ मोड़ के बताई गई, तब उससे अप्रूवल लिया गया है, तो उस कंडीशन में अगर वो रेटिफाई कर भी देता है तो भी वो रेटिफिकेशन इनवैलिड होगा। वहाँ पे कोई भी वैलिड रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर एक एजेंट ने अपने प्रिंसिपल से कोई बात तोड़ मोड़ के छुपो के बताई है, तो लिखा है ना, नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव।
और यही चीज़ आपका सेक्शन 198 बताता है। चलिए सेक्शन 198 देखते हैं। Knowledge requisite for valid ratification. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. वही जो मैंने बताया कि अगर किसी पर्सन को, प्रिंसिपल को कोई बात तोड़ मोड़ के आधी अधूरी बताई गई है, गलत सही बात बताई गई है और तब उससे रेटिफिकेशन करने को कहा जा रहा है, तो उस कंडीशन में कोई भी एक वैलिड रेटिफिकेशन नहीं होगा। जो भी रेटिफिकेशन होगा वो इनवैलिड होगा, अमान्य होगा, मान्य नहीं होगा। द प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट मतलब जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको हम लोग मटेरियल फैक्ट्स कहते हैं। द प्रिंसिपल मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच ही शी इज गोइंग टू रेटिफाई, और द प्रिंसिपल मस्ट गिव एन अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वेयर ही शी इंटेंड्स टू रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। ठीक है ना। यहाँ पे अगर जो भी प्रिंसिपल है उसको रेटिफिकेशन करने के लिए ज़रूरी है कि उसको पूरी नॉलेज हो और जिस चीज़ का भी वो रेटिफिकेशन कर रहा है वो उस चीज़ का रेटिफिकेशन किसी भी तरह की किंतु परंतु के साथ ना करे, जो कि यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी एग्रीमेंट का रेटिफिकेशन करने के लिए उसे कहा गया है तो वो उस चीज़ का पूरा रेटिफिकेशन करे। आधा अधूरा नहीं कि एक पार्ट कर दिया, एक पार्ट नहीं किया, ये वो नहीं कर सकता। पूरा अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक पार्ट छोड़ दिया, एक पार्ट का एक्सेप्टेंस कर लिया, ऐसा नहीं है। ये जी फिर जिस पार्ट के बारे में उसको पूरे से अच्छी जानकारी है कि और उसी पार्ट का रेटिफिकेशन किया। ठीक है ना। प्रिंसिपल को पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी एग्रीमेंट को उसको रेटिफिकेशन करने के लिए कहा गया है। ये आपका सेक्शन 198 बताता है, जो कि हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी रेटिफिकेशन के लिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। सेक्शन 199 कहता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड फॉर द होल ट्रांजैक्शन एंड नॉट फॉर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये मैंने बताया कि जो भी रेटिफिकेशन होगा वो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के लिए होगा, पूरे के पूरे एग्रीमेंट के लिए होगा, ना कि सिर्फ एक पार्ट के लिए। 199 पहले देखते हैं, फिर इसको हम और अच्छे समझते हैं। सेक्शन 199, इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part. अगर एक पर्सन एक अनऑथराइज्ड एक्ट को रेटिफाई कर रहा है जो कि इसके बिहाफ में किया गया है, तो ये ज़रूरी है कि वो उस पूरे ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करे। A person cannot ratify a part of transaction which is beneficial to him and repudiate the rest. समझते हैं इस बात को। सेक्शन 198 हमारा बताता है कि अगर एक एजेंट ने, अगर एक कोई पर्सन ने किसी और के बिहाफ में कोई काम कर दिया है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी एक्स पर्सन के साथ एक एजेंट ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें टोटल 4 क्लॉज हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर 4 पॉइंट्स लिखे हैं और उन 4 पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए हैं और चौथा पॉइंट कुछ ऐसा है जो प्रिंसिपल के लिए बेनिफिशियल नहीं, या कोई भी बेनिफिट प्रिंसिपल को नहीं मिलेगा, या उससे प्रिंसिपल को कुछ खासा नुकसान हो सकता हो, ऐसा कुछ हो जो बेनिफिट में नहीं हो, जो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में नहीं हो, प्रिंसिपल के हित में नहीं है, ऐसा कुछ चौथा पॉइंट है। तो जब उसका रेटिफिकेशन करने की बारी आए प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ये नहीं कर सकता कि वो केवल वो एग्रीमेंट के जो 4 पॉइंट हैं में से केवल जो 3 पॉइंट उसके इंटरेस्ट में है, जो उसके हित में है, कि वो केवल उन्हीं 3 पॉइंट को रेटिफाई कर दे, उन्हीं को अप्रूवल दे दे, चौथे को अप्रूवल ना दे। ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसको अप्रूवल देनी है तो चारों ही पॉइंट्स को देगा। ये वो कर सकता है कि वो चौथे पॉइंट को उस एग्रीमेंट से हटा दे, वो चौथे पॉइंट को उस एग्रीमेंट से हटा दे तब तो ठीक है, या फिर जो है वो उन चारों ही पॉइंट्स को अप्रूवल दे, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसने क्या किया, चौथे पॉइंट को हटाया, भैया उसने अप्रूवल दे दिया पॉइंट्स को, तो भले ही उसने अपने माइंड में सोच रखा कि मैंने चौथे पॉइंट को अप्रूवल नहीं दी, मगर जैसे ही उसने अप्रूवल दी तो वो चारों ही पॉइंट उसके बाय अप्रूव्ड माने जाएंगे, ऑथोराइज्ड माने जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी पर्सन रेटिफाई कर रहा है वो चारों ही पॉइंट्स को, यानी कि पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करे। सिर्फ एक पार्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता जो भी उसके बेनिफिट में है, और जो उसके बेनिफिट में नहीं है उसको वो रेटिफाई ना करे, ठीक है ना, उसको वो अप्रूवल ना दे। मैंने भी एग्जांपल दिया कि अगर एक एजेंट ने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट के अंदर 4 क्लॉसेस हैं, 4 पॉइंट्स लिखे हैं,
जिसमें से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में हैं और 1 पॉइंट ऐसा जो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में नहीं है, प्रिंसिपल के हित में नहीं है, तो वो प्रिंसिपल ये नहीं कर सकता कि वो 3 पॉइंट्स को प्रूव कर दे, चौथे को छोड़ दे। ठीक है ना, या तो प्रूव करेगा सारे को या तो किसी को भी नहीं। ये है 199। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, नो डैमेज टू थर्ड पार्टी, सेक्शन 200, इंपॉर्टेंट। एन एक्ट विच हैज द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग अ थर्ड पर्सन टू डैमेज कांट बी रेटिफाइड। अगर कोई रेटिफिकेशन ऐसा है, कोई एक्ट ऐसा है जिसके रेटिफिकेशन की वजह से किसी थर्ड पर्सन को इंजरी हो रही है, कोई एक्ट ऐसा कर दिया है किसी ने किसी और के बिहाफ में, अगर उस चीज का, उस एक्ट का रेटिफिकेशन दे दिया जाता है तो किसी थर्ड पर्सन को किसी तरह की इंजरी हो रही है, तो उस एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ये हमारा सेक्शन 200 बोलता है। इसको हम सेक्शन 200 को पढ़ते हैं। Ratification of unauthorized act cannot injure third person. An act done by one person on behalf of another without such other person's authority, which, if done with authority, would have the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of the third person, cannot be ratification be made to have such effect. समझते हैं 200 को। अगर कोई भी एक्ट एक पर्सन ने किसी और पर्सन के बिहाफ में कर दिया है, वो भी बिना अथॉरिटी के, तो अगर उस एक्ट का, अगर वो एक्ट उसकी अथॉरिटी के साथ किया गया होता और उस एक्ट का इफेक्ट ये होता कि वो उस थर्ड पर्सन को, जिसके लिए काम किया गया, उस थर्ड पर्सन को किसी भी तरह का डैमेज दे देता या किसी भी तरह के उसके राइट को टर्मिनेट कर देता या किसी भी तरह के उसको नुकसान हो जाता। किसी सिंपल भाषा में समझे कि अगर एक पर्सन ने किसी और पर्सन के बिहाफ में कोई एक्ट किया है वो भी बिना अथॉरिटी के, तो अगर वो काम, वही सेम काम अगर अथॉरिटी के साथ किया जाता और जिसकी वजह से, जिसका इफेक्ट ये होता कि थर्ड पर्सन को किसी भी तरह का नुकसान हो जाता या किसी भी तरह के उसके राइट का टर्मिनेशन हो जाता, तो उस काम को रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, उस काम को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। यही चीज 200 में कही गई है कि अगर किसी भी रेटिफिकेशन से अगर थर्ड पर्सन को इंजरी हो रही हो तो उस काम का रेटिफिकेशन इम्पॉसिबल है, उस काम का रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता, ये 200 कहता है। अब हम इसका इलस्ट्रेशन समझते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ए, नॉट बीइंग ऑथराइज्ड देयरटू बाय बी डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बी द डिलीवरी ऑफ अ चैटल। चैटल होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ जो कि मूव कर सकती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या आपकी कार, बाइक, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली मूव कर सकते हैं, उसको चैटल कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बी फ्रॉम सी हु इज़ इन पोजिशन ऑफ इट। एक पर्सन है ए जो कि ऑथराइज नहीं किया गया है बी द्वारा, एक पर्सन ए है जो कि ऑथराइज नहीं किया गया है बी द्वारा, और वो क्या करता है, बी के ही बिहाफ में चैटल की डिलीवरी की डिमांड कर देता है। जिसको भी वो चैटल दिया था बी ने, उससे उस चैटल की डिलीवरी की डिमांड कर देता है ना, जो कि बी की प्रॉपर्टी है। किससे? सी से, जिसके पास उस चैटल का पोजीशन है, जो उस समय बी की प्रॉपर्टी लेके बैठा है। ठीक है ना। ए, नॉट बीइंग ऑथराइज, जो ए पर्सन है वो बी के बिहाफ में बी की प्रॉपर्टी को ही सी से डिमांड कर देता है, वो भी बिना बी की परमिशन के, बिना बी के अथॉरिटी के। ठीक है। This demand cannot be ratified by B so as to make C liable for damages for his refusal to deliver। समझिए यहाँ पे बात को। यहाँ पे बात ये है कि B ने A को उस चीज़ की डिलीवरी लेने के लिए नहीं कहा है और फिर भी A जो है डिलीवरी करने के लिए कह देता है C से, जिसके पास तो B की प्रॉपर्टी है और वो भी बिना अथॉरिटी के। तो यहाँ पे जो B है जिसकी प्रॉपर्टी है वो उस काम को रेटिफाई नहीं कर सकता, वो काम को रेटिफाई नहीं करेगा कि वो, क्योंकि अगर वो रेटिफाई कर देगा तो उसकी वजह से सी को डैमेज हो जाएगा, सी लायबल हो जाएगा डैमेजेस के लिए। क्योंकि उसने, इसको एक एग्जांपल की तरह से लेते हैं कि एक बाइक है, एक पर्सन ने एक बाइक ली, एक एक्स पर्सन है, उसने बी पर्सन से एक बाइक ली कुछ काम के लिए, कहीं जाने के लिए उसने बाइक ली, और बी पर्सन की जगह कोई अदर पर्सन आके उस बाइक की डिलीवरी वापस मांगता है, और जो ए पर्सन है जिसने बाइक की डिलीवरी ली थी बी से, और उसका अभी तक उस बाइक से कोई काम पूरा ही नहीं हुआ,
जिस चीज़ के लिए बाइक ली गई थी वो काम पूरा ही नहीं हुआ, और कोई और पर्सन आके किसी और की जिससे बाइक ली है उसकी बाइक आपसे डिमांड कर रहा नहीं कि भाई आप हमको बाइक दीजिए, हमको उसको बाइक देनी है, हमको बाइक दीजिए, तो वो जो डिलीवरी अगर वो दे देगा तो भाई उसने जिस चीज़ की डिलीवरी ली वही काम ही नहीं पूरा हुआ तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या गया है कि अगर, और यहाँ पे जो है जिससे वो बाइक ली गई थी ना वो इस चीज़ को रेटिफाई नहीं कर सकता कि भाई हमने आपसे डिलीवरी मांगी, क्योंकि जो थर्ड पर्सन आया आपसे डिलीवरी मांगने उससे तो कहा नहीं था ना, बी ने उससे तो कहा नहीं था कि आप जाके उसे डिलीवरी लेके आओ, वो अपनी मर्जी से आपसे आ गया, आपकी डिलीवरी मांगने, बाइक की डिलीवरी मांगने आ गया। तो उस कंडीशन में जो बी है जो कि ओनर है बाइक का वो रेटिफाई नहीं कर सकता इस काम को, वो उस काम को रेटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता है, अगर वो ऐसा कर देता है तो उसकी वजह से जिसने बाइक ली थी ना उसको डैमेजेस होगी, उसको भाई कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। तो अगर किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है किसी पर्सन को रेटिफिकेशन की वजह से तो वो उस काम को रेटिफाई नहीं किया जाएगा। यही आपका सेक्शन 200 कहता है। आई होप आपको सेक्शन 200 समझ में आ गया होगा। अब हम पॉइंट 5 की ओर बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द एक्ट इज डन इन हिज नेम। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एजेंट क्या करता है, किसी और के बिहाफ में काम करता है, मेनली अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, मगर अगर उसने कोई ऐसा काम किया है, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई ऐसा काम कर दिया और वो काम ऐसा है कि जिसके बिहाफ में किया वही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वही पॉइंट कह रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं कि एक कंपनी है जो कि बनने वाली है, बनी नहीं है, एक कंपनी जो कि बनने वाली है और उसके कुछ प्रमोटर्स आ गए और प्रमोटर्स आपके आ गए उस कंपनी के काम के लिए, ठीक है ना, उस कंपनी का प्रमोशन दे रहे हैं और उस कंपनी के प्रिंसिपल के बिहाफ में वो काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, अगर उन्होंने कोई ऐसे काम कर दिया जिसकी वजह से प्रिंसिपल को कोई लायबिलिटी आ गई, उस कंपनी के जो भी एजेंट हैं, जो भी प्रमोटर है, उन्होंने अगर कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से जो है लायबिलिटी बन जाती है प्रिंसिपल की, तो वहाँ पे वो लायबिलिटी प्रिंसिपल की ना हो करके किसकी हो जाएगी, एजेंट की। क्योंकि हमारा 5वां पॉइंट यही करता है भाई कि प्रिंसिपल होना ज़रूरी है। अभी कंपनी बनी नहीं और आपने कोई काम कर दिया, भाई प्रिंसिपल ही नहीं, आपने किस लिए काम कर दिया। हालांकि जो मैंने अभी कंपनी वाला एग्जांपल दिया उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उसके कुछ अलग एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, जो जनरल पॉइंट है हम उनकी बात करते हैं कि जिसके भी बिहाफ में आप काम कर रहे हैं उसका प्रेजेंट होना, उसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम 6 पॉइंट की ओर आते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। अब जो प्रिंसिपल है, मैंने स्टार्टिंग में क्या पॉइंट बताया था, इस एजेंसी में पॉइंट बताया क्या था कि प्रिंसिपल क्या कर सकता है, एजेंट क्यों लेता है। एजेंट अपॉइंट कर सकता है उस काम के लिए जो वो काम खुद पर्सनली कर सकता है। एक प्रिंसिपल हर उस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट कर सकता है जो वो काम खुद कर सकता है और वो काम लीगल है, ठीक है ना। सिर्फ उसी काम के लिए एजेंट अपॉइंट कर सकता है जो वो काम खुद कर सकता है, कैपेसिटी रखता है उस काम को करने के लिए, और वो काम लीगल भी है, ठीक है ना। और 6 पॉइंट यही बताता भी है कि द प्रिंसिपल मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द टाइम ऑफ रेटिफिकेशन। तो भाई प्रिंसिपल, अभी हम लोग क्या पढ़ा, रेटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। रेटिफिकेशन मतलब क्या है, अप्रूवल है, और अप्रूवल किसका, एजेंट के काम का। एजेंट ने किसके बिहाफ में काम किया, प्रिंसिपल के बिहाफ में काम किया। तो जो भी एक्ट प्रिंसिपल ने किया, जो भी एक्ट एजेंट ने किया प्रिंसिपल के बिहाफ में, क्या वही सेम काम प्रिंसिपल करने के योग्य है, वो इतनी कैपेसिटी रखता है। अगर हाँ, अगर वो रखता है तो ही वो रेटिफाई कर सकता है उस काम को, उस काम को अप्रूवल दे सकता है। अगर वो कैपेसिटी नहीं रखता है, अगर वो कैपेसिटी नहीं रखता है तो वो उस काम को रेटिफिकेशन करने के लिए भी एपेबल नहीं है। एक पॉइंट लिखा है, इट इज दिस प्रिंसिपल which prevents a person from ratifying a contract made by him during minority। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अगर एक पर्सन है जिसने एक एजेंट को अपॉइंट किया था जब वो एक माइनर था, एक एजेंट को अपॉइंट किया था जब वो खुद एक माइनर था, और उस वक्त एजेंट ने कोई काम कर दिया उस अपने माइनर प्रिंसिपल के बिहाफ में, और जब वो माइनर जो कि प्रिंसिपल है इस केस में, जब वो मेजॉरिटी की एज गेन कर लेता है तब उसका एजेंट किसी एक्ट की रेटिफिकेशन के लिए आता है, जो कि तब हुआ था जब वो प्रिंसिपल खुद माइनर था।
तो उस कंडीशन में वो जो प्रिंसिपल है जो कि अब मेजर हो चुका है, अब माइनर नहीं रहा है, तो भी वो उस काम का नोटिफिकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि जिस वक्त वो एक्ट किया था एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ में, उस वक्त प्रिंसिपल वो खुद ही माइनर था। अब मेजर हुआ तो अलग बात है, लेकिन वो काम तो तभी हो चुका था ना जब वो माइनर था। भी काम तो भाई प्रिंसिपल के बिहाफ में कर रहा है, प्रिंसिपल अभी माइनर है, और माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं कर सकता, ठीक है ना, यही हम कहते हैं। और यही पॉइंट है कि 6 कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल। अब हम आते हैं अपने 7th पॉइंट, विद इन रीजनेबल टाइम। द रटिफिकेशन मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम, अदरवाइज इट विल नॉट बी बाइंडिंग। आपका जो भी रटिफिकेशन होना चाहिए वो एक रीजनेबल टाइम, एक सही टाइम सीमा के, एक टाइम सीमा के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, अदरवाइज वो रटिफिकेशन नहीं माना जाएगा। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ अ टाइम इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रटिफिकेशन मस्ट कम बिफोर दैट टाइम, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। इस पॉइंट को समझते कि अगर किसी काम के, किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का एक फिक्स टाइम रख दिया गया है, ठीक है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एजेंट के द्वारा और उसके परफॉर्मेंस का एक फिक्स टाइम रख दिया गया, जिसका रटिफिकेशन तब हो रहा है जब उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का टाइम निकल गया। अब क्या फायदा है ना, वो कहते हैं ना कि आप पछतावे क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, वही पॉइंट है कि अब टाइम निकल गया उसके परफॉर्मेंस का, तब आप रटिफिकेशन कर रहे हो, वही लिखा हुआ रटिफिकेशन मस्ट कम बिफोर दैट टाइम, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, तब बहुत देर हो चुकी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। P promised to sell her brother's house to Q and inform her brother about the deal. P ने प्रॉमिस किया अपना घर बेचने के लिए, किसको? Q को प्रॉमिस किया अपना घर बेचने के लिए, और P ने अपने भाई को भी बता दिया जिसका घर है, इस डील के बारे में अपने भाई को बता दिया। Her brother asked her to give him some time. उसके भाई ने कुछ समय मांगा सोचने के लिए इस डील के बारे में। He gave his approval after 4 months. 4 मंथ के बाद वो इस काम को रटिफाई कर रहा है, इस चीज का अप्रूवल दे रहा है। बट द एग्रीमेंट बिटवीन द P एंड Q हैड ऑलरेडी लैप्स्ड, खत्म हो गया। क्यों? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वॉज नॉट रटिफाइड विद इन रीजनेबल टाइम। फिर से समझते हैं। P ने प्रॉमिस किया था Q को कि अपने भाई का हाउस सेल करेगा उसको, और P ने इस डील के बारे में अपने भाई को बता दिया, मगर उसके भाई ने इस चीज के बारे में, इस डील के बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम मांगा। लेकिन क्या हुआ भाई कि इनके भाई ने इस चीज़ को अप्रूवल देने में 4 महीने लगा दिए, और क्योंकि इसके इतना टाइम लग गया कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो P और Q के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, जो एग्रीमेंट हुआ था ना, वो खत्म हो गया, लैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि भाई जो रटिफिकेशन हुआ वो बहुत ही लेट हुआ, रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं हुआ, ठीक है ना। यही चीज़ बताता है हमारा पॉइंट 7, विद इन रीजनेबल टाइम जो भी रटिफिकेशन होना चाहिए वो एक तय समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो रटिफिकेशन मान्य नहीं होगा। इसका एक एक्सेप्शन भी है। द ओनली एक्सेप्शन इज मैराइन इंश्योरेंस। मैराइन इंश्योरेंस आप लोग को पता है, मैराइन इंश्योरेंस होता है जो भी आपके कार्गोस वगैरह आते हैं ना शिप से, तो जो शिप से आते हैं कार्गोस, उनका जो इंश्योरेंस होता है उसको हम मैराइन इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है ना। वेयर अ पॉलिसी कैन बी रेटिफाइड इवन आफ्टर द ओनर हैज कम टू नो ऑफ द लॉस। मैराइन इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो भी आपके कार्गो शिप्स आ रहे हैं ना, उन सबके जो भी इंश्योरेंस होता है, अगर एजेंट ने उन कार्गोस को भेजा है, एक चीज़ को शिप से भेजा, किसी चीज़ की डिलीवरी शिप से भेजा है, और इस चीज़ के बारे में और इसका जो इंश्योरेंस है वो एजेंट ने करा दिया है, मगर भी इसकी प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं है। और नॉलेज कब हुई? जब उस जो गुड है जिसका इंश्योरेंस हुआ है, उस गुड को कुछ लॉस हो गया, वो गुड में मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके डैमेजेस हो गए, कुछ भी हो गया, कहीं गिर गया, शिप रैक हो गया, कुछ भी हो गया, उन गुड्स को लॉस हो गया, और तब जाके इसको पता चल रहा है प्रिंसिपल को कि इन गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस करा रखा था। ये एक ओनली एक्सेप्शन है कि तब जाके भी लॉस होने के बाद भी वो इंश्योरेंस का रेटिफिकेशन कर सकता है। ये एक ओनली एक्सेप्शन है, जहाँ पे मैराइन इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि एक एजेंट ने एक शिप से जो गुड भेज रहा है उसका इंश्योरेंस करा लिया, मगर इस बारे में प्रिंसिपल को भी नहीं पता है। और कब पता चलता है? जब जिस गुड्स का इंश्योरेंस हुआ था उस गुड्स को कोई लॉस होता है, ठीक है ना। तो यही एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पे वो पर्सन जिसका गुड्स का लॉस हुआ, जो प्रिंसिपल है, लॉस होने के बाद उस पॉलिसी को नोटिफाई कर सकता है कि हाँ मैं इसको अप्रूवल देता हूँ, तो जो भी अब गुड हुआ मुझे उसका कंपनसेशन दीजिए। ये एक ओनली एक्सेप्शन है इस पॉइंट का, रीजनेबल टाइम के अंदर का। लास्ट पॉइंट हमारा आता है लॉफुल एक्ट्स।
ओनली दोज एक्ट्स विच आर लॉफुल कैन बी रेटिफाइड। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अनलॉफुल है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि अनलॉफुल है उसको हम रेटिफाई नहीं कर सकते। लॉफुल अनलॉफुल आप लोग जानते होंगे कि जिसको हमारा कानून सही मानता है या गलत है, कुछ भी करना गलत है। हम लोगों ने सेक्शन 23 पढ़ा हुआ है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वही हमारा है लॉफुल एक्ट्स। ओनली दोज एक्ट्स विच आर लॉफुल कैन बी रेटिफाइड। द प्रीवी काउंसिल ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ला बैंक्वेस जैकेस कार्टियर वर्सेस ला बैंक्विट एपाग्ने that ratification must be in relation to a transaction which may be valid in itself and not illegal। सेक्शन 23 को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है लॉफुल एक्ट्स। और ये केस भी हमारा इस चीज़ को, इसी केस से मेन ये पॉइंट आया है कि रेटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स का होगा, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का होगा जो कि लीगल हैं, लॉफुल है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हमने रेटिफिकेशन को कवर किया, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको देखा, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट केसेस थे हमने उनको समझा। तो हमारे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।